नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। महाराष्ट्र के नतीजों के बाद अब ये लग रहा है कि चुनाव आयोग फंसता हुआ नजर आ रहा है, बैकफुट पर नजर आ रहा है और डरा हुआ भी नजर आ रहा है। महाराष्ट्र की धरती को क्रांतिकारी धरती माना जाता है। हरियाणा जो न कर सका, क्या वो महाराष्ट्र करने जा रहा है? अब ये सवाल उठ खड़ा हुआ है, क्योंकि जब से महाराष्ट्र के नतीजे सामने आए हैं, तब से ही चुनावी सुधार, चुनावी धांधली और ईवीएम को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। और ये तमाम सवाल विपक्ष उठा रहा है, तथ्यों पर आधारित उठा रहा है, लेकिन जनता किस तरह से अवेयर होकर अपने हक की लड़ाई लड़ रही है, वो महाराष्ट्र की धरती से नजर आ रहा है। सोलापुर का गांव जो फिलहाल सुर्खियों में बना हुआ है, जहां के गांव वालों ने ये तय किया कि वो अपने तरीके से बैलेट पेपर पर, यानी कि खुद वो तमाम चीजें करेंगे और बैलेट पेपर से चुनाव करेंगे आज के दिन। और उससे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि आखिर जो नतीजे सामने आए हैं और जो उस गांव के लोगों ने ईवीएम में कैद किया, क्या वो एक तरह का था और बैलेट पेपर इसका सीधे तरीके से हिसाब कर देगा। लेकिन बैलेट पेपर के नाम से ही आपको पता है कि चुनाव आयोग से लेकर भारतीय जनता पार्टी सबको पसीने आ जाते हैं। और यही वजह है कि आज जब ये पूरा प्रोसेस होने जा रहा था, जब उस गांव के क्रांतिकारी लोगों ने ये फैसला किया कि वो अपने दम पर ये सब कुछ करें, यानी कि खुद अपना पैसा, तमाम चीजें, सब कुछ उनकी, सिर्फ उनको ये बताना था कि जो फैसला आया है वो उन गांव वालों का फैसला नहीं है और ईवीएम इसका फैसला कर देगा। तो देखिए सरकार ने क्या किया, वहां पर कर्फ्यू लगा दिया और धारा 144 लगा दी, यानी कि 5 से ज्यादा लोग वहां एक साथ इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। और कर्फ्यू जैसे हालात वहां पर हो गए, कर्फ्यू लगा दिया, भारी पुलिस बल वहां पर तैनात कर दिया ताकि वो पोल ना खुल पाए, जिसका डर चुनाव आयोग को सता रहा है। क्योंकि लगातार महाराष्ट्र के जब से नतीजे सामने आए हैं, कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगी हैं और उसके अलावा लगातार सिविल सोसाइटी के लोग अवेयर होकर लोगों को ये बता रहे हैं कि किस बड़े पैमाने पर ये चुनावी धांधली की गई है। और विपक्ष लगातार तथ्यों के आधार पर यह बता रहा है कि कैसे वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया गया, कैसे काउंटेड और कास्टेड वोट में फर्क है और किस तरह से जितने वोट 5 साल में नहीं बढ़े, उससे कहीं ज्यादा वोट 5 महीनों में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के दौरान बढ़ा दिए गए। यानी कि खेल अब ईवीएम तक नहीं रह गया है, इसका पैमाना, इसका दायरा अब बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि एक तरफ आपने देखा था कि नांदेड़ का वो गांव जहां लोगों ने आकर बाकायदा तौर पर एक तरह से प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करके ये बताया कि जो फैसला आया है ये उनका फैसला नहीं है। और दूसरी तरफ अब जो सोलापुर के जो गांव के लोग हैं, यहाँ एक्चुअली ये माना जाता है इस गांव में कि ज्यादातर लोग जो है वो एनसीपी शरद पवार गुट के समर्थक हैं और लगातार वो उनको सपोर्ट करते रहे हैं। हालांकि हुआ भी यही है कि इस सीट से जो एनसीपी शरद गुट के जो नेता हैं, विधायक हैं, वही जीते हैं, लेकिन उनको ये हजम नहीं हो रहा है कि जिस गांव के वो हैं उस गांव में भारतीय जनता पार्टी ने लीड ली। और ऐसे में गांव वालों ने ये तय किया, गांव वालों ने ये सोचा कि क्यों ना बैलेट पेपर के दम पर ये सिद्ध कर दिया जाए कि चुनाव जो है उसमें पूरी तरीके से धांधली हुई है, ये उनका फैसला नहीं है। चुनाव आयोग के लिए ये सुनहरा मौका था, क्योंकि चुनाव आयोग लगातार ये दम्भ भरता रहा है, ये कहता रहा है कि ईवीएम में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है, सब कुछ ठीक है, चाहे वो वोटिंग परसेंटेज का बढ़ना हो, मतदाताओं का बढ़ना हो, काउंटेड और कास्टेड वोट का फर्क हो, उस सब पर उसका एक ही जवाब होता है कि किसी तरह का कोई मैनिपुलेशन नहीं है। तो उसके लिए सुनहरा चांस था और उसके लिए भी ये एक तरह का मौका था कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता, लोगों के सामने ये तस्वीर साफ हो जाती कि वही रिजल्ट आया है जो दरअसल ईवीएम में कैद हुआ है और वही बैलेट पेपर से नतीजा आया है। लेकिन आप ये देखिए कि उसको ये पता है कि अंदर खाने किस तरह की सेटिंग हुई है, किस तरह का खेल हुआ है। और यही वजह है कि जैसे ही गांव वालों ने ये तय पाया कि ऐसा वो करने जा रहे हैं, वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया। लोगों को उनके उस अधिकार का जो वो इस्तेमाल करना चाहते थे, एक बार फिर से वो उनको अधिकार इस्तेमाल नहीं करने दिया गया। उन्होंने पूरा प्रोसेस फॉलो किया। गांव के लोगों ने पहले डीएम को जाकर उन्होंने अर्जी भी दी, कानूनी प्रोसेस भी उन्होंने पूरा फॉलो किया। जब उनकी बात वहां नहीं मानी गई तो उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि वो इस तरह से बैलेट पेपर के जरिए
खुद सारा इंतजाम करके ये एक तरह से नतीजे जो है वो सामने लेकर आएंगे, लेकिन चुनाव आयोग को और सरकार को ये मंजूर नहीं था। और आप ये देखिए कि उस गांव के लोगों को एक तरह से कैद कर दिया गया कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। सवाल अब यही उठ रहा है कि क्या ऐसा करने से खुद चुनाव आयोग ने अपनी पोल नहीं खोल दी है? क्या ऐसा करके उसने ये नहीं बताया है कि वो डर गया है? क्या ऐसा करके उसने ये नहीं बताया है कि वो फंस गया है? क्योंकि आप ये देखिए कि जो सरकार है और जो चुनाव आयोग है, मैं इसलिए ये बात कर रही हूं कि वो क्यों फंस गया है कि चुनाव आयोग और सरकार एक तरह से एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ये मैं नहीं कह रही, बल्कि विपक्ष का कहना है। विपक्ष का कहना है कि चुनाव आयोग एक पार्टी की बी पार्टी बनकर काम करता हुआ नजर आ रहा है। वो फ्री एंड फेयर नहीं है और निष्पक्ष तो बिल्कुल नहीं है। अब ऐसे में आज एक और बड़ी खबर ये कि आज 5 बजे का वक्त जो चुनाव आयोग ने कांग्रेस को दिया है, तो कांग्रेस का डेलीगेशन वहां पर जाएगा चुनाव आयोग से मुलाकात करने के लिए। और जो उनके तमाम सवाल हैं, जो लंबे चौड़े उन्होंने चिट्ठी में लिखकर दिए थे, जिसके एक जवाब में सीधे तौर पर यह कहा गया था चुनाव आयोग की तरफ से कि सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने दरियादिली दिखाते हुए वक्त दे दिया था। या फिर ये कह सकते हैं कि इस बार इतना घिरा हुआ चारों तरफ से चुनाव आयोग नजर आ रहा है कि उसे मजबूर होना पड़ा कि वो विपक्ष को मिलने का समय दे और उनकी जो शंकाएं हैं उसको दूर करे। अब देखना ये होगा कि वाकई में उनकी शंकाएं दूर हो पाती हैं या फिर वो और शंकाओं के साथ वापस आते हैं, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। उस सबके बीच महाराष्ट्र का जो सियासी घमासान है वो पूरे अपने चरम पर नजर आ रहा है। शिंदे जी की अक्सर तबीयत खराब हो रही है। कभी वो अपने गांव चले जाते हैं, फिर गांव में तबीयत खराब होती है, फिर ठाणे आ जाते हैं, फिर वहां उनकी तबीयत खराब हो जाती है, फिर ठीक हो जाती है, फिर मीटिंग होने वाली होती है महायुति की, फिर उनकी तबीयत खराब हो जाती है और अब फिर से बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत ठीक हो गई है और वो ठाणे से अब मुंबई आ रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर कौन होगा, इसको लेकर अभी कुछ भी स्थिति साफ नहीं है। वो वैसा ही है कि मंडप तैयार है, खाने का इंतजाम हो गया है, वेन्यू का इंतजाम हो गया है, लेकिन दूल्हा कौन है इसकी खबर नहीं है। और दूल्हा के साथ बाराती कौन कौन होंगे या उसके सपोर्टर्स कौन कौन होंगे उसकी भी कोई खबर नहीं है। क्योंकि ये तो कहा जा रहा है कि 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन क्या उनमें से वो एक नाम शिंदे का होगा, इस पर पूरी तरीके से सस्पेंस बरकरार है। क्या वाकई में शिंदे सरकार में शामिल होंगे, इसको लेकर भी सस्पेंस बरकरार है। और शिंदे के का मान मुनव्वल बीजेपी को इसलिए करना पड़ रहा है कि राज्य से ज्यादा उनको केंद्र में उनकी जरूरत है, क्योंकि 7 एमपीज हैं एकनाथ शिंदे के। और अगर एकनाथ शिंदे ने ये तय कर लिया कि राज्य में और केंद्र में वो बाहर से सपोर्ट करेंगे, तो आप सोचिए जो जिन 2 पैसाकियों पर टिकी हुई सरकार है उसका हाल क्या होगा। इसीलिए शिंदे को मनाने की तमाम कवायदें की जा रही हैं। यही वजह है कि आज महायुति की वर्षा, जो कि उनका घर है मुंबई में, वहां मीटिंग होने वाली थी, लेकिन अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई और मीटिंग टल गई। अब ये बताया जा रहा है कि शिंदे गुट की जो विधायक है उनकी आज देर शाम को बैठक हो सकती है। ऐसे में निर्मला सीतारमण, विजय रूपाणी भी मुंबई पहुंचेंगे और कल बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। तो अब ये देखना है कि पर्ची से नाम निकलता है या फिर एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस के सर पर सहरा सजता है। एकनाथ शिंदे को किस तरह से मनाया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि एकनाथ शिंदे या तो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं या फिर उनकी एक लंबी चौड़ी फहरिस्त जो उन्होंने सौंपी है, जिसमें गृह मंत्रालय टॉप पर है, बीजेपी देना नहीं चाहती और शिंदे इससे कम पर मानने के लिए तैयार नहीं है। वहीं एक और बड़ी खबर ये कि आज संसद की कार्रवाई चल पाई, लेकिन चल इसलिए पाई क्योंकि एक तो आम सहमति बनी और दूसरा अडानी का जिक्र पार्लियामेंट में नहीं हुआ। पार्लियामेंट के बाहर तो शोर शराबा किया गया, जोर शोर से नारेबाजी की गई विपक्ष की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर संभल का मामला गूंजा, लेकिन अडानी के नाम पर एक तरह की चुप्पी हमने आज देखी। तो क्या इस तरह की कोई सहमति बनी है कि अगर आप अडानी का नाम लेंगे तो पार्लियामेंट की कार्रवाई जो है वो उस तरह से नहीं चलेगी और आपको बोलने नहीं दिया जाएगा। बाकी तमाम मुद्दों पर हमने देखा कि आज संभल के मुद्दे पर खासतौर पर अखिलेश यादव और कांग्रेस के नेता जो हैं उन्होंने जमकर सरकार को घेरा और ये कहा कि ये बीजेपी की साजिश है। आज जिन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले अहम बात चुनाव आयोग को लेकर, क्या वो पूरी तरीके से फंस गया है? जिस तरह से सोलापुर के इस गांव का मामला जो है वो सामने आया है, आज उसके लिए सुनहरा चांद
चांस था, क्या उसने वो खो दिया, क्या वो डर गया, क्या वो बैकफुट पर है और इस बार मजबूर और डरा हुआ नजर आ रहा है। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए स्क्रीन पर, दोनों मेहमानों को आप ले आइए। हेमंत अत्री जी है, जाने माना चेहरा है, जाने माने पत्रकार है, दशकों का पत्रकारिता का उनका अनुभव। हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। और मेरे साथ जाने माने पत्रकार गिरीश जोशी जी भी जुड़ गए हैं और बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। गिरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। हेमंत जी, शुरुआत में आपसे करूं, ये जो इस गांव का जो मामला सामने आया है, ये बेहद संगीन मामला है कि गांव वाले, अवेयर गांव वाले, मैं बल्कि उनको क्रांतिकारी बोलूंगी कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला उन्होंने सुनाया और एक तरह से सोचा उन्होंने कि वो इतना बड़ा कदम उठाएं जो हमें पहले कभी देखने के लिए नहीं मिला। उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई, लेकिन आप देखिए कि इस दमनकारी सरकार ने क्या किया, उनको कैद कर दिया, उनको उस अधिकार से भी वंचित कर दिया। ये सुनहरा मौका था इस सरकार के पास भी और चुनाव आयोग के पास भी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। क्या आपको लग रहा है कि डर गई है सरकार, बैकफुट पर है चुनाव आयोग और फंस गया है चुनाव आयोग, ये सब कुछ करके जो आज हमने वहां पर देखा? बुशरा जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। सबसे पहले जो आपने बात कही कि बीजेपी डर गई है या कौन डर गया है, हकीकत यह है कि जो शोलापुर जिले का जो ये गांव था, इस गांव ने पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की है जागरूकता की, और अपने दम पर किस तरीके से बड़े बड़े लोकतंत्र की जो शक्तियां बैठी है, जिसको पूरा भारतीय जनता पार्टी का इकोसिस्टम है, एक गांव के 2,500 लोगों ने उस पूरे इकोसिस्टम को हिला करके रख दिया। हकीकत क्या है, इस गांव के अंदर 2,000 वोटर थे, 1,900 वोटर्स ने वोट डाला। लोग अभी जो विधानसभा के चुनाव थे 20 तारीख को। बुशरा जी, आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रत्याशी वही जीता उस निर्वाचन क्षेत्र से जिसका ये लोग दावा कर रहे हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। एनसीपी का प्रत्याशी जीता, लेकिन एनसीपी के प्रत्याशी को यहां बीजेपी से कम वोट मिले, और कम वोट भी कैसे मिले, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। बीजेपी के प्रत्याशी को यहां पर 1,003 वोट मिले, और जो एनसीपी शरद पवार गुट का व्यक्ति था उसको 843 वोट्स मिले। लेकिन गांव वालों का यह कहना है कि हमारे गांव में जो हमने वोटिंग की है उसमें जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट, उसको 100-150 से ऊपर वोट नहीं मिल सकते, उसको 1,000 कैसे मिल गए, ये हमें स्वीकार नहीं है। और अगर प्रशासन इस बात को दूध का दूध पानी का पानी नहीं करता तो हम अपना इनिशिएटिव लेंगे। और उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया वो आपके दर्शकों के लिए, पूरे देश के लिए और पूरे लोकतांत्रिक शासन वाले सारे देश है दुनिया में, उनके लिए एक मिसाल है। जब प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए, उनको कन्विंस नहीं कर पाया, चुनाव आयोग आज तक 23 तारीख से लेकर आज तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाया महाराष्ट्र के तमाम सवालों पर, जो लॉजिकल है, जो डेटाबेस पे है, जो एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है। चुनाव आयोग कहीं ना कहीं बचता घूम रहा है। इन लोगों ने क्या किया कि अगर आप नहीं करते कोई बात नहीं, हम अपने गांव के अंदर, उनके गांव में 2 बूथ है, उन्होंने कहा हम दोनों बूथों को अपने लेवल पर मॉक पोल करेंगे। बाकायदा उसके अंदर उन्होंने पोस्टल बैलेट छपवाए, सारे के सारे बैलेट बॉक्सेस छपवाए, और कैमरा की व्यवस्था की, सीसीटीवी कैमरा की, जैसे चुनाव आयोग कराता है वैसे। तो ऐसी एक्सरसाइज तो बिल्कुल पारदर्शी एक्सरसाइज है। और उन्होंने कहा कि वोट भी वही लोग डालेंगे जिन्होंने 20 तारीख को डाले थे, ऐसे नहीं कि सब डालेंगे, केवल वो लोग जो 20 तारीख को वोट डाल के आए थे वो सारे वोट डालेंगे। ये एक बहुत ही ईमानदारी का, पारदर्शी तरीका था। लेकिन आप सोचिए चुनाव आयोग ने क्या किया, सामने नहीं आया चुनाव आयोग। उन्होंने जो खेल किया कि जो शोलापुर प्रशासन था, सुबह सुबह वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स भेज करके और गांव में कर्फ्यू घोषित करा दिया। गांव के अंदर लैंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन थी क्या, कोई तनाव था क्या, इस पूरी कवायद से क्या कोई तनाव होने की गुंजाइश थी क्या? गांव वाले तो स्वतः स्फूर्त खुद ही कर रहे थे, ये केवल और केवल डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स, अपनी च्वाइस को स्टैब्लिश करने के लिए कि देखिए हमने ये किया था और ये सच्चाई है। और आप सोचिए इसका फॉल आउट क्या होता। जो गांव के लोग ये कह रहे हैं कि हमारे गांव में 100 से 150 से ऊपर वोट नहीं मिलने चाहिए बीजेपी को, वहां बीजेपी को राजीव कुमार की मशीन में कितने वोट मिले? 1,003। इसका मतलब 6 से 7 गुना वोट जो ग्रामीणों का दावा है उससे ज्यादा मिले। इसके अगर आप फॉल आउट्स देखेंगे तो पूरे महाराष्ट्र का चुनाव परिणाम पलट जाएगा। और ये एक पेंडोराज बॉक्स होता जो पूरी बीजेपी और राजीव कुमार का जो इकोसिस्टम है, जो उनका मिलकर सारा करते हैं वो मिलीभगत से, उस सारे को नेस्तनाबूद कर देता, उसको एक्सपोज कर देता, उसको तार तार कर देता। तो ऐसे में जितनी शर्मनिरपेक्षता कहने को तो शोलापुर प्रशासन ने बरती, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस तो उनके अंडर नहीं है, तो पैरामिलिट्री फोर्सेस किसने भिजवाई होंगी आप सोच सकते हैं। और अब सवाल यह है
कि विपक्षी पार्टियों का रोल क्या था। सही बात है कि उनको सामने नहीं आना चाहिए था, लेकिन जब सरकार ने यह दमनकारी फैसला किया कि वहां पे कर्फ्यू लगाया जाए, तो विपक्ष कहां था। विपक्ष का जो हाल है वो आप कल्पना कर सकती है, जो इस चुनाव में किया गया है, मैं कह रहा हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ। और उसके बावजूद भी विपक्ष जाग नहीं रहा है। गांव के लोग अपने लेवल पर सारी चीज कर रहे हैं और विपक्ष इस पूरे सीन से गायब है। अगर इसका आप मल्टीप्लायर इफेक्ट देखते, मान लीजिए यहां पर आज पोलिंग हो जाती, राजीव कुमार को लेने के देने पड़ जाते, क्योंकि फिर ये शुरुआत होती और इसका कोई अंत नहीं था। फिर महाराष्ट्र के तमाम गांवों के अंदर ऐसे इनिशिएटिव होते, कौन जाने कल को हरियाणा के गांव में इस तरह के इनिशिएटिव हो जाते। लेकिन गांव के लोग वास्तव में उन्होंने सैल्यूट करने का काम किया है। लेकिन जैसे सरकार ने जो किया, सरकार से तो आप ये अपेक्षा कर ही सकती है, उनसे तो यही उम्मीद करते हैं, राजीव कुमार से यही उम्मीद की जाती है। लेकिन जो विपक्ष का घटिया रोल रहा, जो सीन से दूर रहे पूरे के पूरे, नहीं तो उनको इमीडिएट सेशन पार्लियामेंट चल रही थी, उनको पहला काम आज ये उठाना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी की लड़ाई है कि भाई उस गांव में आपने कर्फ्यू किस बात पे लगाया। क्या लोग लैंड ऑर्डर हाथ में ले रहे थे? उनका एक मॉक पोल की अपनी एक एक्सरसाइज थे, आप करने देते? वो तो कोई कानून वायलेट कर ही नहीं रहे ना। उनकी एक्सरसाइज से चुनाव परिणाम पे भी कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा। वो तो एक मैसेज देना चाह रहे थे पूरे देश को, इनको एक्सपोज करना चाह रहे थे। तो सरकार ने जो किया वो किया, लेकिन विपक्ष ने जो हरकत की उस पर मुझे बहुत ज्यादा मतलब ये है कि वो डेमोक्रेसी के लिए लड़ भी रहे क्या। वरना आप देखिए जी। कांग्रेस पार्टी का जो इस लोकसभा चुनाव के अंदर जो घोषणा पत्र था, आपको ध्यान, उसमें उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अगर हम सरकार में आए तो ऐसी व्यवस्था करेंगे कि सारे वोटिंग मशीन के साथ साथ वीवीपैट के भी सारे मशीन वोट काउंट होंगे। ये कहा था या नहीं कहा था? हाउस को जी। चलते हुए 7 दिन हो गए, स्थगित हो जाता है अलग बात है, आज चला है थोड़ी बहुत देर। ये इशू आपने सुना अभी तक कहीं पे? जबकि सबसे बड़ी लड़ाई ये है, आज जो सोलापुर के किसान वो लोगों के साथ हुआ, वो सबसे बड़ी लड़ाई है। अभी तक आपने कोई बाइट देखा? तो ये विपक्ष की नॉन सीरियसनेस है। विपक्ष को एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये उनके सर्वाइवल का भी सवाल है। भारतीय जनता पार्टी का जो सिस्टम है, जो राजीव कुमार का जो सिस्टम है, कांग्रेस मुक्त भारत केवल करने की बात है, एक्चुअल में वो विपक्ष मुक्त भारत करने की तरफ चल रहे हैं। और ये इनको समझ में नहीं आ रहा है विपक्षी दलों को। वो किसी बात पे अड़े हुए, कोई कहता है अडानी का नाम मत लो, कोई कहता है संभल का नाम मत लो, कोई कहता है ये हमारी बात नहीं उठाते। कौन सी ऐसी बात है जिस पर विपक्ष सहमत नहीं है? सब बातों पर सहमत है। जो सबसे बड़ी बात है वो डेमोक्रेसी को बचाने की है। क्या उस पर आपने जी। एक शब्द सुना अभी तक? जो खड़गे साहब ने कहा, हाउस से बाहर कहा कि हम भारत जोड़ो यात्रा टाइप की यात्रा निकालेंगे ईवीएम को लेकर के। लेकिन हम्म। क्या जो पूरा घटनाक्रम है, जो राजीव कुमार का अब तक का पूरा कार्यशैली रही है, क्या उनके खिलाफ इंपीचमेंट मोशन आना चाहिए नहीं आना चाहिए? वैसे तो सरकार मानेगी नहीं। आज विपक्ष के पास पब्लिक डोमेन में सारा डेटा मैनिपुलेशन के तमाम कागजात मौजूद है, तथ्य मौजूद है। कैसे कहां पर कितने वोट कटे, कैसे कहां पर कितने वोट बढ़े, रिकॉर्ड टाइम के अंदर रिकॉर्ड वोट कैसे बढ़ गए। उन सारी बातों पर अगर विपक्ष सीरियस है तो उनको इंपीचमेंट मोशन लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए? अगर वो लाएंगे तो उस पर बहस करानी पड़ेगी और पूरा देश देख लेगा कि किसके तथ्य ठीक है किसके गलत है। निश्चित है जी। सरकार के पास बहुमत है, सरकार इंपीचमेंट मोशन को गिरा देगी, लेकिन देश के लोगों के सामने विकल्प खुल जाएगा कि कौन सच कह रहा है कौन झूठ कह रहा है। क्या विपक्ष को इतनी भी समझ नहीं है? वो भी हम ही बताएंगे। सवाल ये नहीं है बुशरा जी, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के इकोसिस्टम ने देश की डेमोक्रेसी को तो हाईजेक जो किया है वो किया है। विपक्ष के अंदर उनकी ऐसी कौन सी सेंध है कि एक्स मुद्दे पर तृणमूल मना कर देती है, वाई मुद्दे पर सपा कर देती है, और डेमोक्रेसी को बचाने जैसे मुद्दे को अभी तक 7 दिन से छेड़ा ही नहीं गया। चुनाव सुधारों की कोई बात ही नहीं की गई। तो ये जो नॉन सीरियसनेस है, ये देश को कहीं का नहीं छोड़ेगी। इस गांव के लोगों ने एक ये पहल की, ये वास्तव में जी। सैल्यूट लायक पहल है, पूरे देश ने देखा। लेकिन सवाल यह है कि राजीव कुमार और सरकार को डर क्या था? सरकार को डर ये था कि अगर इस गांव में वास्तव में अगर 100-150 वोट बीजेपी के निकलेंगे तो वो मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। उनके सारे दायित्व, क्योंकि ये व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली लोग कर रहे थे, तो इनके तोते उड़े हुए थे हाथों के कि ये हो क्या गया है। तो इसलिए इन्होंने ये कर तो दिया, लेकिन मुझे लगता है कि इस पे जुडिशरी को भी सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए कि कौन से ऐसे कारण थे कि कर्फ्यू लगाना पड़ा। क्या कारण था? कोई लड़ाई तो हो नहीं रही थी, लैंड ऑर्डर की तो कोई सिचुएशन थी नहीं, किसी भी तरीके का सामाजिक सांप्रदायिक तनाव नहीं था। ये सारी चीज मुझे लगता है डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई है। और विपक्ष को एक बात समझनी पड़ेगी
कि अगर वो अब भी नहीं जागे, आपने एमपी में देखा, फिर छत्तीसगढ़ में देखा, हरियाणा में देखा, अब महाराष्ट्र में देख लिया। 2 महीने बाद, एग्जैक्ट 2 महीने बाद दिल्ली का चुनाव है, फिर उसके बाद आपको पता है बिहार का चुनाव है। अगर यूं ही पिटते रहे अलग अलग, तो फिर कहां बचेंगे? जो खेल महाराष्ट्र में हुआ, उसकी जी। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, खुद भाजपा ने भी नहीं की थी। हम्म। ये बात विपक्ष को सोचनी पड़ेगी। बीजेपी, राजीव कुमार चले जाएंगे, कोई और राजीव कुमार आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन जो सिस्टम की तबाही की गई है, उसको बचाने का जो एक पूरा का पूरा बीड़ा इस गांव के लोगों ने उठाया था, उस वो विपक्ष की नालायकी के कारण वो पूरा मामला आज खराब हो गया। सरकार ने तो करना ही था। तो मुझे लगता है विपक्ष को अब जागना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, एक स्वर के अंदर इस लड़ाई को बिल्कुल एक निर्णायक उस तक ले जाना पड़ेगा। वरना आप देखिए दिल्ली में भी वही होगा और बिहार में भी वही होगा जो भारतीय जनता पार्टी और उसका इकोसिस्टम चाहेगा, विच इज नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी। बिल्कुल। तो ये लड़ाई वैसे भी लोकतंत्र और संविधान को बचाने की है गिरीश जी। और जो कुछ हो रहा है देश में वो सब देखा जा रहा है कि आप अडानी का नाम पार्लियामेंट में नहीं ले सकते। आज चल पाई, इसीलिए चल पाई कि इस तरह की सहमति बनी कि आप संभल की बात कर लीजिए, लेकिन अडानी की बात आपकी जबान पर नहीं आनी चाहिए। पार्लियामेंट के बाहर हालांकि इंडिया गठबंधन ने इसको लेकर शोर शराबा किया, इसको लेकर नारेबाजी की, अपनी तरह से उन्होंने तमाम मामले को उठाया, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर ऐसा नहीं हो पाया। तो ऐसा लगता है कि अडानी देश देश अडानी जो है वो बन चुका है। लेकिन चुनाव आयोग को लेकर जो ये गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं, आज कांग्रेस का एक डेलीगेशन मिलने जाएगा, 5 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। कोई उम्मीद आपको इसमें दिख रही है, या आपको लग रहा है कि जो बात चिट्ठी में लिखकर भेजी है वही बात अब बस सामने बैठकर राजीव कुमार अगर होंगे उस मीटिंग में, वो इस डेलीगेशन को बोल देंगे? तो आखिर फिर आगे करना क्या होगा? इस तरह के हमारे सामने एग्जाम्पल आ रहे हैं, जो सोलापुर का एक गांव है जिन्होंने बताया है कि ऐसा किया जा सकता है, जिसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन उनको वो भी करने नहीं दे रहे। तो ये क्या एक लोकतंत्र का सिर्फ एक ढकोसला बचा है? क्योंकि ये बातें तो एक डिक्टेटर की होती हैं जो फिलहाल हो रही हैं। नहीं बुशरा जी, इवेंट्स जो होनी थी वो तो एक्सपेक्टेड ही थी। जैसे इनका रवैया था वो आज नहीं है। हम 5 साल से देख रहे हैं कि उनका यही तरीका है काम करने का। अभी आप देखिए महाराष्ट्र में जो ये सिचुएशन पहुंचा रहे हैं, उसकी मैं आपको थोड़ी बात कर दूं कि यही गुजरात में हुआ था। इन्होंने बहुत ही होशियारी से शंकर सिंह वाघेला को निकाल कर अपने आरएसएस के कैडर के आदमी को उसको अपोजिशन में खड़ा कर दिया। केशुभाई पटेल जो बहुत ही सिंसियर और हार्ड वर्कर चीफ मिनिस्टर थे, उनको हटा दिया। उन्होंने फिर अपनी एक पार्टी बनाई। तो एक दिन ऐसा हो गया था कि भाई गुजरात की विधानसभा में ऑपोजिशन था ही नहीं, सब आरएसएस वाले ही थे जो सामने बैठे। तो यही पोजीशन अभी ये महाराष्ट्र में करने जा रहे हैं कि कैसे भी करके अगर इसको मना के शिंदे को अगर वहां पे बिठा दिया जाता है तो अपोजिशन के लीडर की उसको पोस्ट मिल रही है। और ये होगा कि फिर विरोध होगा नहीं, क्योंकि वहां पे अभी अडानी को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। सबसे 1 लाख करोड़ का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है धारावी का, वो हाथ से जाएगा तो काफी बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इनकी जो गिनतियां होती हैं वो बिल्कुल लॉन्ग टर्म होती है। ये 2-5 साल का नहीं सोचते हैं। और दूसरा देखिए, अभी इन्होंने ऑब्जर्वर जो भेजे हैं दोनों, जैसे कोई नई नई विधवा होती है ना, तो उसको पुरानी विधवाएं समझाने जाती हैं, तो क्या उसका थोड़ा दुख कम हो जाता है। तो 2 विधवाएं जा रही हैं, सीतारमन जा रही हैं कि उनको भी तो जबरदस्ती फाइनेंस मिनिस्टर 19 में बनाया गया था। और फिर आप देखिए ये हमारे एक्स सीएम जा रहे हैं रूपाणी जी, उनको तो बिल्कुल पट्टे वाले की तरह निकाल के मिनिस्ट्री को घर भेज दिया गया था, वो बोल नहीं पाए थे। तो ये दोनों जाएंगी विधवा विलाप वहां करने की, भाई आप थोड़ा हट जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें बाद में आगे आपका अच्छा हो जाएगा। तो ये जो इनकी सिस्टम है, अभी वो टाइम पास भी कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि पीछे भी काफी सारे एपिसोड कर रहे हैं अडानी की मैटर को दबाने के लिए। ऐसे तो हर रोज एक नया फतवा आता रहेगा। अब इनके पास कंफर्टेबल सीट्स हैं, अगर निगोशिएट नहीं करना इनको भेज भी देते हैं तो भाजपा के असेंबली में महाराष्ट्र की क्या दिक्कत है? इनको कोई दिक्कत नहीं है। 133 पे बैठे हुए 12 तो इनके इंडिपेंडेंट आ जाएंगे, 50-50 खोखे देंगे तो बहुत लोग और भी आ जाएंगे। तो ये मुसीबत है, लेकिन उनको टाइम पास करना है। और अभी इसमें डिवीजन भी देख रहे हैं कि भाई जो इन्होंने, जैसे अभी आपने सोलापुर की बात करी, नांदेड़ का लोकसभा बायपोल का भी एक इंसिडेंट है। वहां पे वो हारा हुआ कांग्रेस कैंडिडेट, 20,000 लोग वहां पे जाके खड़े हो जाते हैं और रीपोलिंग मांग रहे हैं, और वो 1490 वोट से वो जीत जाता है। पब्लिक का प्रेशर आने के अलावा अभी आप किसी से कोई उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि ऑपोजिशन का सबका एजेंडा है। क्योंकि अभी आप देखिए कि टीएमसी ने अपना थोड़ा मुद्दा बदल दिया है,
तो ये देश गुलाम भी इसी चक्कर में हुआ था, क्योंकि हर राजा को अपनी टेरिटरी संभालनी थी, पड़ोसी का जो होता है वो। लेकिन ये सब सोचने के बाद मैं सोचता था कि भाई हमको तो धन्य मानना चाहिए कि भगत सिंह, हेमू कलानी, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, इनके माँ बाप को, जिन्होंने आजादी के लिए अपने बेटों की जान दे दी, और यहाँ पे लानत भेजते हैं ऐसे अधिकारियों को जो अपने मतलब के लिए देश की बलि दे रहे हैं। इनको घर पे इनके बच्चे बीवी बच्चे नहीं बोल रहे कि आप ये क्या कर रहे हो। अभी तो ओपन में आ गया है कि ये लोग बाकायदा देश से गद्दारी कर रहे हैं, सिर्फ एक पार्टी को और अपनी नौकरी बचाने के लिए। और मैं समझता हूं अगर जेल से इतना डर लगता है तो इनको राजनीति में आना ही नहीं चाहिए। आज जितनों को डरा के इन्होंने भाजपा में लिया, वो एक बार खुले होकर जा जाए भाई जेल भेज दो, हम नहीं आने आपके साथ, तो क्या हो सकता है आप सोचिए। लेकिन हम उस स्टेज पे अभी पहुंचेंगे नहीं, उसके लिए कोई महात्मा गांधी खड़ा होना पड़ेगा। तो महात्मा गांधी को तो पहले ही जेल में डाल देते हैं। और इनका एक तरीका है, गुजरात में तो हमने कई साल से देखा कि जैसे भी कोई मूवमेंट का एंटिसिपेशन होता है तो उसके लीडरों को या तो नजरबंद कर दिया जाता है रात को ही, और दूसरों को डरा दिया जाता है। फिर और एक बड़ा डर इन्होंने दिखा दिया कि भाई आप पे अगर अभी जो केस होगा वो देशद्रोह का होगा। अब देशद्रोह के कानून में ये होता है कि पुलिस एनओसी नहीं देती है तो उसकी पासपोर्ट नहीं बनती है, वो फॉरेन नहीं जा सकता है। बच्चों को यहाँ पे नौकरियां है नहीं, पढ़े लिखे हैं तो यूनिवर्सिटी उनको एडमिशन नहीं देती है। तो ये जो उन्होंने एक ग्रुप को नेगेटिवेट कर दिया कि भाई डर गया, वो निकलता ही नहीं मोर्चा। निकलेगा तो माँ बाप रोक लेते हैं कि तुम्हारा भविष्य खराब हो जाएगा, घर पे रहो। तो इन्होंने विरोध ऐसे करके बंद कर दिया। मीडिया वालों की हालत हम देख रहे हैं, आए दिन वहां पे एजिटेशन चलते हैं, लेकिन कोई लोकल मीडिया या नेशनल मीडिया उसको रिपोर्ट नहीं कर पाता है। उनको इंटरव्यू लेने की हिम्मत ही नहीं है, और जो रिपोर्टर हिम्मत कर देगा वो किसी न किसी बहाने में जेल में चला जाएगा। तो पूरा एक एनवायरमेंट खराब हो गया, और इसका रास्ता सिर्फ पब्लिक निकाल सकती है। ऑपोजिशन और इन लोगों से उम्मीद रखना, जो डरपोक लोग बैठे हैं उसके नाम पे आप युद्ध नहीं लड़ सकते हो। आपका सेनापति जब डरपोक होगा तो या आपको सेनापति बदलना पड़ेगा, या आपको युद्ध में सामान अपना खुद का लेके ही फोरफ्रंट पे जाना पड़ेगा। ये पोजीशन आके खड़ी हो गई है। लेकिन मैं समझता हूँ लोकसभा में अगर ये अडानी का मैटर नहीं छोड़ते तो ये पार्लियामेंट चलने नहीं देते। तो क्या इन्होंने मिडल रास्ता, शायद अत्री साहब उसको ज्यादा एनालाइज कर पाए कि क्योंकि फार्मर्स का एजिटेशन मुहाने पे आके खड़ा है, उसका भी जवाब देना पड़ेगा। तो क्या इन्होंने पार्लियामेंट इस स्तर पे चलने दिए कि एक मैटर छोड़ते हैं, दूसरी मैटरों का क्या? तो अभी देखना पड़ेगा कि अभी ऑपोजिशन का जो रोल है, 2-3 दिन में जब इनको पार्लियामेंट चलने दी गई है तो ये कौन सा स्टैंड लेते हैं और कितना अपोज करते हैं। जी जी, बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण होगा कि आखिर आगे की स्ट्रैटेजी अपोजिशन क्या बनाता है। क्या अपोजिशन को भी कुछ चीजों के लिए क्या बीजेपी ने मना लिया है, और इसके इसीलिए एक तरह की कोई आम सहमति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। ये भी कुछ बड़े सवाल हैं, क्योंकि अभी हम ये देख रहे हैं किसानों का एजिटेशन, जिनको ये लगता है कि अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है और ऐसे में वो संसद का गिराव करना चाहते हैं। अब से कुछ देर पहले की खबर है कि जो महामाया फ्लाईओवर है वहां जो बैरिकेटिंग थी उनको तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और जो डीएनडी फ्लाईओवर है वहां पर बाकायदा तौर पर बैरिकेटिंग बहुत सख्त जो है वो कर दी गई है। यानी कि देश के जो अन्नदाता हैं वो चाहे किसी भी बॉर्डर पर हो, वो किसी भी कीमत पर दिल्ली नहीं आ सकते हैं। बस दिल्ली उनसे दूर है। दिल्ली में बैठकर कानून बनाए जाते हैं, दिल्ली में बैठकर सब कुछ होता है, और उस दिल्ली में देश का अन्नदाता, जिनका दिया हुआ अन्न हम सब लोग खाते हैं, पेट भरते हैं, और वो नेता जो बैठकर कानून बनाते हैं उनका भी अन्न वहीं से ही आता होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। देखिए कि उनको आने नहीं दिया जा रहा है, वो अपनी मांगों को लेकर लगातार सड़कों पर हैं। लेकिन उसके साथ साथ हेमंत अत्री जी, जो महाराष्ट्र की पूरी गुत्थी उलझी हुई है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या एकनाथ शिंदे को अपने साथ रखना भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है राज्य से ज्यादा केंद्र के लिए, और इसीलिए मान मुनव्वल है, या फिर कोई राजदारी है, कोई ऐसे राज हैं जो उन्हें लगता है कि अगर शिंदे साथ में नहीं हुए तो कहीं अगर उगल दिए तो फिर तो कुछ और ही बवाल हो सकता है? बुशरा जी देखिए, ये शिंदे साहब बीमार नहीं हो रहे बार बार, आप इसको समझिए। इसको ये महायुति बीमार हो रही है, ये वो गठबंधन बीमार होता है बीच बीच में। जब जो उनकी बातचीत, जो उनकी बार्गेनिंग, जो भी उनका मोल भाव है, जब वो डिरेल होता है तो तबीयत खराब हो जाती है। अगर वो हॉस्पिटल चले जाए तो उनकी तबीयत खराब, और ना जाए तो बीजेपी की तबीयत खराब। तो ये दोनों जुड़े हुए हैं आपस में। दूसरा, आपने बड़ा महत्वपूर्ण बात कही, आपने कहा कि साहब क्या कोई राज है? राज एक नहीं है, राज बहुत ज्यादा है। और दुनिया में अगर कोई व्यक्ति कितना ही ताकतवर हो, स्वयंभू ताकतवर, वो सबसे ज्यादा डरता किस व्यक्ति से है? राजदार से डरता है, हमराज से डरता है। आज की तारीख में शिंदे साहब भाजपा के हमराज हो चुके हैं, चाहे वो पिछले 3 साल का शासनकाल हो या
जो ये चुनाव के अंदर जो खेला हुआ है महाराष्ट्र में कथित तौर पे, उसके भी राजदार हैं, क्योंकि उनके बिना नहीं हो सकता। वो मुख्यमंत्री कुर्सी पे जैसे भी थे, लेकिन कहने को थे, प्रशासन की कमांड उनके हाथ में थी। अधिकारी सारा फीडबैक, सारे षड्यंत्र, सारी साजिशें, सारा डेटा मैनिपुलेशन का गेम प्लान उनके कॉन्फिडेंस के बिना नहीं हो सकता है। तो आज भारतीय जनता पार्टी दोराहे पर खड़ी हो गई है आके। देखिए, जो मेरे पास फीडबैक है वो बड़ा स्पष्ट है कि अमित शाह किसी भी सूरत में ये नहीं चाहते कि देवेंद्र फडणवीस वहां पर चीफ मिनिस्टर बने, क्योंकि वो एक किस आपको पता है कि योगी ही उनके रास्ते में अड़े पड़े हैं, रास्ते में खड़े हैं। उनको ये लगता है, अमित शाह की एक महत्वाकांक्षा आपको पता है, एक महत्वाकांक्षा उनकी थी गुजरात का सीएम बनने की। जोशी जी ज्यादा बताएंगे, वो उनकी आज तक पूरी नहीं हुई। उन्होंने भाजपा के 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर रह गए, वो इस देश के गृह मंत्री, द मोस्ट पावरफुल, जो अलेजली आज तक के सबसे मोस्ट पावरफुल, उसके बावजूद भी जो गुजरात के सीएम बनने की उनकी महत्वाकांक्षा थी वो पूरी नहीं हो पाई। अब उनकी इच्छा सबको पता है प्रधानमंत्री बनने की, स्वाभाविक है। इज द नेक्स्ट बेसिकली पावरफुल मैन आफ्टर मोदी। अब समस्या क्या है कि अगर एक तो योगी का इलाज नहीं कर पा रहे, वो बड़ी कोशिश की उन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद कि कोई निपटारा हो जाए, लेकिन योगी भी कोई छोटे तो है नहीं, उन्होंने भी सारा खेल आरएसएस के साथ कर दिया। अब फडणवीस की भी वही स्थिति है। अमित शाह नहीं चाहते कि वो किसी भी सूरत में सीएम बने, एक और व्यक्ति खड़ा हो जाए योगी के बाद दिल्ली की कुर्सी के लिए। और उनका क्या गेम है कि किसी तरीके से फडणवीस को दिल्ली लाया जाए और उनको भाजपा का अध्यक्ष बना दिया जाए। उसमें उनको कोई समस्या नहीं, क्योंकि वहां तो 2 ही आदमी की चलती है, फडणवीस भी ऐसे ही रहेंगे जैसे नड्डा रहते हैं। और यहाँ पर जो खेल करना है, कोई भजनलाल शर्मा टाइप का या मोहन यादव टाइप का कोई भी व्यक्ति पकड़ के किसी को बिठा दो, वो रिमोट कंट्रोल से संचालित होता रहेगा। हरियाणा में भी एक्सपेरिमेंट चल ही रहा है, छत्तीसगढ़ में चल रहा है, सब जगह चल रहा है। और बीजेपी को यही सूट भी करता है, ये रिमोट कंट्रोल से संचालित गेम चले। अब समस्या क्या है कि अब शिंदे की महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ गई। शिंदे का ये कहना है साफ साफ कि भाई मेरे नेतृत्व में चुनाव हुआ था, मेरे कारण ही आप सत्ता में आए हैं, सीट कम हुई तो क्या हुआ, बिहार में भी तो ऐसे ही है। तो वो एक प्रेसिडेंट उन्होंने अड़ा दिया है बीच में। तो भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली का भी खेल आपको पता है, उनके पास 7 सीटें भी, 7 एमपी है। अब अगर उसको तोड़ेंगे उसकी पार्टी को, सांसदीय दल को या विधायक दल को, तो उसका भी एक मैसेज खराब जाएगा, क्योंकि यही सिचुएशन आगे बिहार में होने वाली है। दिल्ली में भी कोई एलआई उनके पास पहले भी नहीं। तो ये जो सारा घटनाक्रम है, ये एक तो है स्वतंत्र स्फूर्त, जो सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं है। एक तरफ फडणवीस है, एक तरफ शिंदे है। अजीत पवार ने अपना दांव लगा लिया है कि वित्त मंत्रालय और डिप्टी सीएम, ही इज हैप्पी विद दैट। अगर अजीत पवार भी अकेले आते हैं, सरकार तब भी बीजेपी की बन जाएगी, कोई समस्या नहीं। लेकिन शिंदे का क्या करें? शिंदे को लो तो समस्या, वो गृह मंत्रालय मांग रहे, पहले तो मुख्यमंत्री मांग रहे, मुख्यमंत्री ना दो तो गृह मंत्रालय मांग रहे। महाराष्ट्र में गृह मंत्रालय का मतलब पता है आपको, उगाई से लेकर के सारे कार्यक्रम जो भी होते हैं उसमें गृह मंत्रालय। दोगे तो फंसोगे, नहीं दोगे तो फंसोगे। ऐसी सूरत में बीच का रास्ता जो निकालने के लिए, अब आप बताइए, जिस घटनाक्रम के बाद 3 मीटिंग हो चुकी है अमित शाह के साथ, जेपी नड्डा के साथ, जिस चीज का सॉल्यूशन वो नहीं निकाल पा रहे, जिस विवाद का कथित तौर पर, आपको क्या लगता है ये रूपाणी और ये सीतारमन निकाल लेंगे? संभव ही नहीं है। उनको भी एक सिंबोलिज्म के तहत भेजा गया है। जो डील है वो शिंदे के साथ भी थ्रू हो चुकी है। अब केवल फडणवीस को मनाने की कवायद चल रही है, क्योंकि आरएसएस का रोल वही हो गया है जो उन्होंने उत्तर प्रदेश में किया था। अगर आपको ध्यान हो, 17 में मनोज सिन्हा को तो शपथ दिलाने की पूरी तैयारी थी, उन्होंने सलामी भी ले ली थी जाकर के। किस तरीके से योगी ने आरएसएस के थ्रू पूरा गेम पलटा था, और वो आज तक उस गलती को ठीक नहीं कर पाए, मोदी और अपने अमित शाह। तो वैसी ही चीज, देखिए मोदी जी चाहते हैं कि फडणवीस सीएम बन जाए, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन अमित शाह के स्कीम ऑफ थिंग्स में वो फिट नहीं होते। ये सारा गेम प्लान चल रहा है, इसमें कौन प्रिवेल करेगा कौन नहीं करेगा। लेकिन एक चीज तो बड़ी स्पष्ट है ना कि जनता में एक मैसेज चला गया, 23 तारीख को रिजल्ट आया था, और 10 दिन अब तक कोई भी सरकार गठित नहीं हो पाई, एक बात। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर वहां पर आप देखिए, अगर विपक्ष को मैंडेट मिला होता तो 26 तारीख की रात को वहां राष्ट्रपति शासन लगता या नहीं? 100% लगता, क्योंकि असेंबली की टर्म खत्म हो चुकी है। उसके बाद राष्ट्रपति शासन इज द ओनली ऑप्शन। लेकिन मोदी सरकार ने उसको भी वो कर दिया, अंडन कर दिया कि कोई बात नहीं, विधानसभा नोटिफाई होगी। जबकि टर्म खत्म होगी तो विधानसभा से उससे पहले शपथ होनी चाहिए। अगर विपक्ष होता, मान लीजिए महायुति की सरकार होती, उसकी महाविकास अघाड़ी की सरकार होती, और उनको 2 दिन में सरकार नहीं बना पाते, स्वाभाविक है ये 10 दिन में भी नहीं बना पाते, तो फिर ये राष्ट्रपति शासन लगा के वहां तोड़फोड़ करते। तो ये सारा घटनाक्रम भी किस तरीके से इन्होंने जनादेश लिया है, किस तरीके से अब सारा खेल चल रहा है, ये महाराष्ट्र की जनता भी देख रही है उसको। एक बार वो ठगे जा चुके हैं,
दूसरे बार ठगने की तैयारी चल रही है। फडणवीस अपने गेम खेल रहे हैं, शिंदे अपने गेम खेल रहे हैं, केंद्र अपने गेम खेल रहा है, रिमोट कंट्रोल की तलाश जारी है। देखते हैं किस दिशा में जाएगा। खेल रोचक है और कल मुझे लगता है मुख्यमंत्री का नाम पर्ची से ही निकलेगा, चाहे किसी का भी निकले। इवन फडणवीस का भी नाम आया तो उसमें पॉपुलर की उसकी बात नहीं है, वो दिल्ली की पर्ची से ही निकलेगा, ये आप निश्चित मान के चलिए। जी, बिल्कुल। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस की जो हँसती हुई तस्वीरें हमने शुरू में देखी थी, वो थोड़ी गायब अभी लग रही हैं, क्योंकि उनको भी अभी ये संशय है कि अगर वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया जा सकता है, अगर शिवराज सिंह चौहान को किया जा सकता है, उनके चेहरों पर चुनाव लड़े गए, उनकी योजनाओं पर चुनाव लड़ा गया, तो फिर खासतौर पे शिवराज सिंह चौहान जो उनकी योजना थी और वहां तो बहनें उनको मामा कह के बुलाती थी और वहां सब देखिए जो किया गया, तो क्या यहाँ पर नहीं किया जा सकता है? ये एक बड़ा सवाल है और इसीलिए अभी तक इस पर पूरी तरीके से सस्पेंस बरकरार है। अलग-अलग तरह की बातें आ रही हैं। संजय सिरसाट जो हैं, जो कि उद्धव ठाकरे माफ कीजिएगा, शिंदे गुट के जो एमएलए हैं, उन्होंने उनसे जब पूछा गया कि क्या सरकार में शामिल होंगे या नहीं होंगे, तो उन्होंने कहा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता और ये आज उन्होंने कहा है। तो क्या ये मान लिया जाए कि अभी भी पूरी तरीके से पत्ते नहीं खोले हैं और क्या आपको लग रहा है जोशी जी कि अभी भी वक्त है? क्या आपको भी ये लग रहा है कि पर्ची से ही नाम डिक्लेयर होगा या आपको लगता है फडणवीस के चांसेस ब्राइट हैं क्योंकि वो आरएसएस के करीबी हैं और आरएसएस चाहेगा कि 100 साल जब उसके पूरे हो रहे हैं 25 में तो कोई ब्राह्मण ही बने, लेकिन जातीय समीकरण भी देखना है क्योंकि इस जिस तरह से विपक्ष मुखर है जातिगत जनगणना, सामाजिक न्याय, बराबरी, इस तमाम मुद्दों को लेकर, तो उसे अपनी वो पॉलिटिक्स भी तो अपने हाथ में रखनी है। तो ऐसे में या तो कोई मराठा या कोई ओबीसी चेहरा भी हो सकता है। नहीं बुशरा जी, देखिए ये इनका और एक कैलकुलेशन जो फियर फैक्टर खड़ा है वो है म्युनिसिपल इलेक्शंस। बॉम्बे म्युनिसिपल इलेक्शंस का बजट स्टेट महाराष्ट्र से कम नहीं है और वहां पे कैश बिजनेस है। सरकार ने तो बहना, भाइयों, मामा, भतीजे सबको इतने सारे पैसे दे दिए कि महाराष्ट्र बजट के पास अब पैसा है नहीं। तो इनका टारगेट ये रहेगा और ये रिकॉर्ड रहा है कि म्युनिसिपैलिटी पे हमेशा ही शिवसेना का दबदबा रहा है। तो वहां पे कुछ मैनिपुलेशन करना भी बहुत बड़ा दिक्कत होता है क्योंकि छोटे छोटे सेक्टर्स होते हैं। वहां पे आप पकड़े जाओगे अगर आप इतने बड़े पैमाने पे खेल करने जाओगे। तो डर ये है कि भाई स्पीकर अपना हो, विधान ऑपोजिशन का लीडर अपना हो, चीफ मिनिस्टर अपना हो, तो कम से कम म्युनिसिपल इलेक्शंस को कहीं फचड़े में डाल के डिले कर दिया जाए। क्योंकि जैसे ही कोर्ट में जाएंगे और अगर जज का मूड ठीक रहा या इनका डील नहीं डील हुआ, वो बोल देगा कि भाई अभी आपको इलेक्शन कराना पड़ेगा, जैसे जम्मू कश्मीर का हुआ है, तो बहुत बड़ी दिक्कत इनके लिए खड़ी हो जाएगी वहां पर। और अगर म्युनिसिपैलिटी बॉम्बे की हाथ से चली जाती है तो आप मान लो कि आधी सत्ता चली जाएगी इनके हाथ से महाराष्ट्र। तो इनको ये भी तो बड़ा डर है जो इनको बहुत ज्यादा, नहीं तो इसमें आप देखिए कि निगोशिएटिंग पावर अभी जैसे सीटें आई हैं ना अजीत पवार के पास है ना एकनाथ शिंदे के पास है। तो फियर फैक्टर बिहाइंड द कर्टन ये खड़ा है कि भाई इसको निपटा तो देते हैं, फिर क्या होगा। और चिट्ठी में से नाम आना, वो आप हरियाणा का देखिए जियोपॉलिटिकल पोजीशन अलग था, गुजरात का जियो पोजीशन अलग था, आप महाराष्ट्र में वो नहीं कर पाओगे। अभी भी आप विरोध देख रहे हो जो हो रहा है। ऊपर से अभी कलकत्ता और मद्रास हाई कोर्ट ने बोल दिया कि भाई ईडी के ऑफिसर अगर वहां गलत करेंगे तो स्टेट पुलिस को पावर अरेस्ट कर सकती है। दिस इज अ बिग हिंड्रेंस जजमेंट। और अब अगर ये होगा, किसी ने भी केस कर दिया, किसी महिला ही नहीं केस कर दिया, घर में आके छेड़छाड़ कर दी, वो भले चाहे रिकॉर्डिंग करते हो कुछ भी करते हो, लेकिन एक बार वो ऑफिसर अब वो डरने से डरेंगे जो करेंगे। तो काफी कुछ कॉम्प्लिकेशंस खड़े हो रहे हैं। लेकिन जैसे इनिशियली अत्री साहब ने बोला सही है कि ऑपोजिशन इस मामलों में ठंडा क्यों है। इस वक्त तो उनको निकल पड़ना चाहिए। हाँ, मानते हैं कि भाई गोदी मीडिया उनके साथ नहीं है, वो जो करते हैं उनको कोई दिखाता नहीं, लेकिन उसी के पैरेलल या उससे आप ज्यादा पावरफुल मान सको तो अभी सोशल मीडिया है आपके पास, तो आप उसका एडवांटेज लेके क्यों नहीं आप इस मैटर को बढ़ाते हो। ये बिल्कुल सही संशय जो इन्होंने व्यक्त किया। तो डिसीजन तो वही जैसे मैंने पहले बोला कि जनता को ही लेना पड़ेगा। इनके फियर फैक्टर्स जहां पे वहां पे एनकेश करने पड़ेंगे। और अभी चिट्ठी में से दूसरा नाम निकाला गया, जैसे आपने बोला कि वो पॉपुलेशन का देखते हुए मराठा लीडर को किसी को लाके बिठा देंगे। अभी वसुंधरा जी भी बड़ी नाराज हुई, उन्होंने मुंह बिगाड़ा। लेकिन एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि ये जो इनका जो ये लाफ्टर शो चलता है ना, इस पे ज्यादा भरोसा नहीं करने का होता है। ये जब भी एक बहुत बड़ा मैटर हो जाएगा,
जैसे अभी उन्होंने बोल दिया 3 बच्चे पैदा करो, अभी 6 महीने पहले तो मोदी जी बोल रहे थे कि भैंस ले जाके ज्यादा बच्चे वालों को दे देंगे। तो ये इफ यू कैन नॉट कन्विंस कंफ्यूज, ये इंग्लिश में कहावत है। तो ये पब्लिक को ऐसे कंफ्यूज करके रखते हैं कि आप लोग डिस्कस करते रहो, कुछ होता नहीं है, आरएसएस अपना करेगा। आप देखिए जब भी ऐसा लगता है तो एक मैसेज आ जाता है कि अभी मोदी जी और आरएसएस के बीच में ठन गई है, अभी तलवारें निकाल लेंगे, अब ये झगड़ लेंगे, अब ये इसका आदमी है उसका आदमी है। नहीं है, जो होना है चुपचाप हो जाता है। गुजरात में आनंदीबेन को हटा देने के लिए हार्दिक पटेल को पैदा किया गया, एक कैरेक्टर आया, हल्ला गुल्ला किया, 16 बच्चे मर गए उसके एवज में, अब वो जाके भाजपा की गोद में बैठा हुआ है और ऐश कर रहा है। तो इनकी बातों पे पब्लिक भरोसा करने लगी कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे ऐसा नहीं होता है। इनका प्लानिंग कुछ और ही होता है जो एंड में चिट्ठी में से निकलता है। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण आपने बातें कही हैं और बहुत कुछ ना सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश, पूरे अलग-अलग राज्यों में क्या कुछ उन्होंने किया है, क्या उनकी कैलकुलेशंस हैं और किस तरह से काम करते हैं वो सब सामने पता है कि आप लोगों को बरगलाइए, लोगों को आप संभल और आरएसएस का ये बयान, इन तमाम चीजों में आप फंसा कर रखिए और दूसरी तरफ आप अपना काम करते रहिए जहां से आपको राजनीतिक तमाम फायदे जो हैं वो मिल रहे हैं, वो साफ तौर पर सामने। और ऐसे में विपक्ष को भी कहीं ना कहीं मैनेज करने की कोशिश भी पूरी की जा रही है और यही वजह है कि अडानी का मामला संसद के बाहर उठा लेकिन पार्लियामेंट के अंदर हमने आज उसकी गूंज नहीं देखी। शायद यही एक तरह से कह सकते हैं कि एक कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की गई है और कुछ पार्टियों को शायद मनाया गया है। लेकिन अभी देखना ये बेहद महत्वपूर्ण होगा कि आज जो चुनाव आयोग के सामने कांग्रेस का डेलीगेशन जाता है, क्या उससे कुछ बाहर निकल कर आता है या फिर ढाक के 3 पात वही जो चिट्ठी से सामने आया वही निकलकर सामने आया। एक छोटा सा कमेंट हेमंत अत्री जी जाते जाते, वक्त की कमी है, क्या कोई उम्मीद आपको? नहीं, निश्चित तौर पे नहीं है। बिल्कुल ये एक बिफुलिंग एक्सरसाइज है। और चुनाव आयोग, देखिए एक बात बड़ी स्पष्ट है, महाराष्ट्र के सारे नाटकीय उसके बाद, नाटकीय जनादेश में कहता हूं उसके बाद चुनाव आयोग कंप्लीटली बैकफुट पर है। था क्या कि करना तो थोड़ा सा था, वो हो गया बहुत ज्यादा। और ये जो चुनाव परिणाम आया है इसको जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो इसमें मुझे लगता है कि राजीव कुमार को इनाम मिलने की बजाय झाड़ भी पड़ी होगी, और नहीं पड़ी होगी तो पड़ने वाली होगी। ऐसे में वो एक, आपको पता है लोकसभा चुनाव से पहले अगर आपको याद हो तो 28 राजनीतिक दल लगातार चुनाव आयोग से टाइम मांगते रहे 2.5 महीने तक। उनको टाइम नहीं दिया चुनाव आयोग ने। 28 मेन राजनीतिक दल, दैट इंक्लूडेड कांग्रेस ऑल्सो, उनको समय नहीं दिया। और आज जो चुनाव आयोग को, जो महाराष्ट्र के बाद उन्होंने एक सिंपल मेमोरेंडम दिया कि भाई ये गड़बड़ियां हुई हैं, और चुनाव आयोग कह रहा है कि आप आइए, हम आपको स्पष्टीकरण भी देंगे और हम आपसे बात भी करेंगे। तो इसका एक मायने होते हैं एक चीज के बिटवीन द लाइंस कि इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार इज कंप्लीटली ऑन बैकफुट, और वो ये चाह रहे हैं कि किस तरीके से जो विपक्ष का और देश का गुस्सा है वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाए। वो बिल्कुल न्याय नहीं करेंगे, लेकिन वो दिखना चाहते हैं कि हम देखिए सुन रहे हैं, हम न्याय करना चाहते हैं। ऐसी कोई ना तो उनकी ट्रेनिंग है, ना वो ऐसा करने की मंशा रखते हैं। इट्स जस्ट ए बिफुलिंग टेक्टिक्स, इट्स ए टाइम बाइंग टेक्टिक्स। हरियाणा में देखा होगा आपने, जो इतनी शिकायतें गई, सेम डे डेलीगेशन, सेम सारा घटनाक्रम हुआ था। उसके बाद हरियाणा को इन्होंने कितनी बदतमीजी के साथ 1600 पेज का जवाब दे दिया था, 1600 पेज, लेकिन एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया था। तो ये अपनी उससे नहीं जा सकते, ये केवल टाइम बाय कर रहे हैं, मुद्दे को डाइल्यूट कर रहे हैं और लोगों का ध्यान बिठाने के लिए कि देखिए हमने न्याय करने की कोशिश की है तो विपक्षी नहीं मान रहा है। तो ये इनका केवल एक नाटक है, ये पोस्चरिंग है। इस चुनाव आयोग से राजीव कुमार के रहते आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग विच इज जुडिशियस इन नेचर। ये सारा मैनिपुलेशन का सब कुछ है और इसमें इनसे कोई भी उम्मीद करना केवल और केवल नासमझी और इमेच्योरिटी है। केवल विपक्ष के पास एक ही चारा है, अगर उनको राजीव कुमार को इस पूरे इकोसिस्टम से बाहर आना है, उनको एक बार इंपीचमेंट मोशन लाना पड़ेगा राजीव कुमार के खिलाफ। दैट इज द ओनली वे। पूरा देश संसद के अंदर देखे, क्योंकि जुडिशरी का भी हाल सबने देख लिया है। जब वहां पर डिस्कशन होंगे विद डेटा, विद फैक्ट्स, विद फिगर्स, पूरा देश तब देखेगा इसको। ये विपक्ष को कब समझ में आएगा? अभी तो आ नहीं लगता। मुझे लगता है दिल्ली का भी यही असर होगा, और उसके बाद जब बिहार में भी पिटेंगे सारे अलग अलग, तब इनको समझ में आएगा कि अब क्या करेंगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, तब तक यूपी की तैयारी शुरू हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है बुशरा जी। विपक्ष को अपना घर एक साथ एकजुट करना पड़ेगा और एक प्रभावी और निर्णायक लड़ाई जो लड़ते हुए दिखे, वो संसद के बाहर भी और सड़कों पर भी, ऐसा मेरा मानना है। वरना विपक्ष मुक्त भारत के रास्ते पर चुनाव आयोग और मोदी जी चल चुके हैं और बहुत जल्दी उसके परिणाम दिख भी रहे हैं और बहुत जल्दी और भी दिखेंगे आपको।
जी, बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर बात और ज़ाहिर-सी बात है इसको देखने की ज़रूरत है। मुझे ये भी लगता है कि शायद बहुत उम्मीद के साथ कुछ कांग्रेस भी नहीं जा रही होगी, लेकिन एक फ़ॉर्मेलिटी है जो उनको पूरी करनी है। लेकिन ये ज़रूर है कि 28 दलों को तब टाइम नहीं दिया गया, कम से कम महाराष्ट्र के नतीजों के बाद इतनी तो उनको शर्म आई कि उनको वक़्त दिया गया है और चंद दिनों में वक़्त दे दिया गया। वो अपना बहुकीमती जो वक़्त है उनका, जो शेरो-शायरी लिखने में जो व्यस्त रहते थे, उससे उन्होंने वक़्त निकाल कर अब उनको विपक्षी पार्टियों को, कांग्रेस को वक़्त दे रहे हैं कि आइए हम आपके सवालों का जवाब देते हैं, लेकिन जवाब हमारा वही है कि सब कुछ ठीक है और आप सिर्फ निरी बकवास कर रहे हैं। तो यही उनका एक लुब्बे-लुबाब निकलेगा, मुझे भी ऐसी उम्मीद है। बहुत-बहुत शुक्रिया हेमंत जी आपका भी, गिरीश जोशी जी आपका भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।